नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम्स में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग सफलता सीरीज जो चला रहे हैं उसमें आप लोगों को डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। उसमें क्लास हमारी सोमवार से शुक्रवार तक चलती है, इसलिए आज सोमवार है। आज हम क्लास को देखते हैं। आइए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ, कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो भाई बात हम कर लेते हैं, हमने पिछले वीडियो में देख चुके थे, अब इसमें भी समझ लेते हैं। देखो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले हम राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हाँ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। हम लोग 1813 के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। 1813 इसमें क्या था, चाय और चीन के साथ, चाय और चीन को छोड़कर एकाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसमें क्या हुआ था, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया था। और ईसाई मिशनरियों को, किसको, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई थी, अनुमति दे दी गई थी। इतनी बात हम लोग देख चुके थे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं 1813 का चार्टर। किसका, 1813 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। किस, 1813 की बात कर ली, 1833 का चार्टर। अब 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था, देखिए अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका व्यापारिक जो एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार, जो मान लीजिए कि चीन, और पहले चीन और चाय के साथ चल रहा था, अब वो भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार पूर्णता समाप्त कर दिया गया। इतनी बात हम लोग समझ चुके। और इसमें पॉइंट देख लेते हैं। बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, अब क्या कर दिया गया, इसे नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, वो विलियम बेंटिक। कौन बने थे, विलियम बेंटिक, बेंटिक। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे देख लेते हैं। और इसमें क्या हुआ था, और इसमें दास प्रथा, क्या, दास प्रथा, दास प्रथा समाप्त के लिए अधिनियम बनाया गया, समाप्त के लिए अधिनियम लाया गया। और ये खत्म कब हुआ था, 1843 ईस्वी में एलन ब्रो के, एलन ब्रो, एलन ब्रो, उन्मूलन हुआ था इसका। क्या हुआ था, उन्मूलन हुआ था। इतनी बात हम लोग समझ गए इसमें। और विलियम बेंटिक है, ये इन्हीं की, इन्हीं से मतलब सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा का अंत इससे 1829 में किया गया था प्रावधान। इसी के, जब ये जो चार्टर आया, इसी में अधिनियम आया। सती प्रथा किसके, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। और विधि आयोग बनाया गया। इसमें क्या बनाया गया, विधि आयोग बनाया गया। क्या, विधि आयोग। ये किसकी सहायता से समाप्त किया गया था, राजा राम मोहन राय की सहायता से, राजा राम मोहन राय। इतनी बात हम लोग समझ चुके। जो विधि आयोग है, इसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था, अध्यक्ष, तो ये किसे बनाया गया था, मैकाले को। किसे, मैकाले को। और इसी में अगर एक पॉइंट और है, वो पूछ लिया जाए कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में अधिकार कब मिला, हिस्सा लेने का मतलब, भारतीयों को, भारतीयों को भारत के प्रशासन में
प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला, अधिकार। इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं। आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1853 का। किसका देख लेते हैं हम लोग? 1853, 1833 के बाद 53। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका जो शासन था उसे समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इसी में पहली बार विधानमंडल की बात की गई। किसकी? विधानमंडल की, विधानमंडल की पहली बार बात की गई। आगे देख लीजिए, इसी में और पॉइंट समझ लीजिए। अगर पूछे सिविल सेवा, यहीं से प्रारंभ, खुली प्रतियोगी परीक्षा होने लगी थी। सिविल सेवा, ओपन कंपटीशन मतलब खुली परीक्षा होने लगी इसके लिए, ठीक है। और इसके जनक, अगर सिविल सेवा के जनक पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? कॉर्नवालिस। कौन थे? कॉर्नवालिस। इतनी बात हम लोग समझ गए। अगर सिविल सेवा दिवस पूछ लिया जाए तो क्या मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल को। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 1858 का। 1858 का एक्ट। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से मतलब समाप्त हो गया। इसका अब क्राउन का शासन आ गया। किसका आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको पूर्णता समाप्त कर दिया गया। पूर्णता समाप्त कर दिया गया। इसमें मुगल शासक जो थे, मुगल शासक इनका भी पद समाप्त कर दिया गया। और जो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर, इसे यहां से निर्वासित करके कहाँ? रंगून भेज दिया गया था। रंगून मतलब बर्मा, वर्तमान में म्यांमार में, ठीक। इतनी बात हम लोग समझ गए। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। ये बात तो हम लोगों की समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या था हमारा? हाँ, इतनी बात किस अधिनियम से? किस अधिनियम से? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1813 का चार्टर अधिनियम। इतनी बात हम लोग समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? अब समझिए। पहला दे रहा है कि 1813 का चार्टर एक्ट। यहां से तो सही बात है कि 1 लाख रुपए का खर्च मतलब प्रारंभ किया गया था। शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने लगे थे। आगे समझिए इसमें। अब जो जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, इसका भी काम था। जो 1 लाख रुपए था, इसकी मुख्य जिम्मेदारी थी कि शिक्षा पे जो 1 लाख रुपए खर्च होगा उसका प्रावधान, शिक्षा पर 1 लाख रुपए अनुदान की जिम्मेदारी थी। तो ये भी अंग्रेजी शिक्षा के लिए थी। आगे प्राच्य व आंग्ल शिक्षा विवाद, ये बात समझ लीजिएगा। प्राच्य शिक्षा कौन सी थी? प्राच्य और आंग्ल विवाद, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये इसमें क्या था? आंग्ल शिक्षा जो थी वो उसके जनक थे हमारे कौन? ट्रेवनर्स। कौन थे? ट्रेवलियन। और जो आंग्ल शिक्षा प्राच्य शिक्षा के थे ट्रेवलियन, और आंग्ल शिक्षा के जो प्रमुख थे वो थे H.T. प्रिंसेप। इतनी बात हम लोग समझ गए। तो इसकी भी जिम्मेदारी थी, अंग्रेजी शिक्षा के लिए कार्य करी थी। और प्राच्य और आंग्ल विवाद भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों ही सही है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? A, B, 1, 2 और 3। तो राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? इसके बारे में देख लेते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये भी बात सही है। पहला कौन सा है? किसका नंबर आता है? 1 नंबर पे कौन है हमारा? रूस। उसके बाद कनाडा। उसके बाद अमेरिका।
अमेरिका के बाद चीन, और चीन के बाद रूस, कनाडा, अमेरिका, अमेरिका के बाद चीन और ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। ठीक, इतनी बात हम लोग समझ गए। तो हमारा कौन सा हो गया, सातवां बड़ा देश है, ये बात सही है। आगे, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। पहले नंबर पे कौन है, जो हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी पहली कौन सी है, पहले नंबर पे जनसंख्या के आधार पे कौन है, चीन है, ये बात भी समझ में आ गई। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 है, तो ये भी बात सही है कि 15,200 मुख्य भूमि का जो है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर क्षेत्रफल है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि सबसे हमारा पूर्वी जो राज्य है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। इतनी बात हम लोग समझ गए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ये गलत है। तो ये क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे होता है, मिजोरम की जगह कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, प्रदेश में। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत विस्तृत है, अब भाई भारत को हम देख लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये 68 डिग्री 6 मिनट से लेके 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, इधर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो इन दोनों के बीच में अब क्या अगर भारत विस्तृत है, 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड, 8 डिग्री 6 मिनट 17 के बीच में दक्षिणी, 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी से, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी, ये भी गलत है। 37 डिग्री 17 तथा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। आकाश का रंग पहला दे रखा है, क्या आकाश स्याह दिखाई देता, मतलब काला दिखाई देता। हाँ, क्योंकि जब हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहां वायुमंडल ना होने के कारण, वायुमंडल ना उपस्थित ना होने के कारण हमें आकाश कैसा दिखाई देगा, आकाश हमें काला दिखाई देगा। क्योंकि पृथ्वी से जब हम देखते हैं आकाश को तो यहाँ पे वायुमंडल है, उसके कारण हमें ये कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आगे दिखाई दे रहा है, तारे टिमटिमाते नहीं है। जब हम अंतरिक्ष में रहेंगे तो तारे नहीं टिमटिमाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी वही बात है, वायुमंडल नहीं है। तो जब वायुमंडल नहीं तो प्रकाश का कण है, उसमें धूल उपस्थित नहीं, तो इसलिए ये तारे नहीं टिमटिमाते। ये भी बात सही है। आकाश काला दिखाई दे, ये भी। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक, ये गलत है। क्योंकि अंतरिक्ष जो यान है, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष का तापमान लगभग लगभग कितना है, सवाल नंबर 5 है। हाँ, अंतरिक्ष का तापमान जो हमारा है वो हमारा -270 डिग्री है। कितना है, -270 डिग्री है। लेकिन पृथ्वी का तापमान कितना है, लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ गए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ क्या कह रहा है, ताप कहीं अधिक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा 3। तो आंसर क्या हो जाए, 1 और 2, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इतनी बात हम लोग जान गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा है, अपने गांव की ओर जाना चाहता है। वह पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके साथ दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं है, पर उसे ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब वह अपने गांव के लिए निम्नलिखित कौन से मार्ग को अधिकतम सुविधाजनक, क्या कह रहा है, रेगिस्तान में खड़ा, अपने गांव को जाना है, वहां से पूर्व 5 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके
आप इसे समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब इसमें मेन क्या क्वेश्चन का पूछना ये है कि ध्रुव तारा किस दिशा में, अगर मान लीजिए उसे कहाँ जाना है, उसे जाना है पूर्व की ओर। कहाँ जाना है? पूर्व की ओर। पूर्व की ओर उसका गांव है, ठीक है। अब उसे ध्रुव तारा का ज्ञान होगा। ध्रुव तारा कहाँ निकलता है? ध्रुव तारा कहाँ, ध्रुव तारा किस दिशा में निकलता है तारा? तो ये हमारा निकलता है उत्तर दिशा में दिखाई देता है। जब उत्तर दिशा में दिखाई दे रहा है तो वो ऐसा खड़ा हो जाएगा, मान लीजिए, इसे कलर बदल लीजिएगा, हाँ, तो यहाँ पे वो खड़ा है मान लीजिए। अब ध्रुव तारे के बाईं ओर रखकर चले, ध्रुव तारा को बाईं ओर रख ले। अब ऐसे यहाँ पे जो आदमी खड़े हुए, मान ले जो बायां हाथ है, जो दायां हाथ है, तो यहाँ से कल बाईं ओर रख के और आगे बढ़ने लगे तो पूर्व दिशा की ओर पहुंच जाए। तो जब राइट आंसर का हो जाए, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर सीधा चल दे तो वो अपने गांव की ओर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है। भाई अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? भाई अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। देखो, एक विकास के आधार पे, एक नियंत्रण के आधार पे, एक वैश्विक संबंध के आधार पर। वैश्विक संबंध के आधार पर अब समझ लीजिए, विकास के आधार पर एक तो हमारी अविकसित अर्थव्यवस्था, इसके अलावा अविकसित के अलावा विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील के अलावा कौन सी होती है हमारी? विकसित अर्थव्यवस्था। कैसी? विकसित अर्थव्यवस्था। अगर नियंत्रण के आधार पर बात की जाए तो ये भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी के अलावा कौन सी हमसे पूछी जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित के अलावा कौन सी? समाजवादी। ये कहाँ देखने को मिलती है? यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ में। मिश्रित भारत में देखने को मिलती है। पूंजीवादी अमेरिका में देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, वैश्विक संबंध के आधार पर एक तो खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था। बंद का मतलब जहां से ना कोई सामान खरीदा जाए और ना कोई बेचा जाए। खुली अर्थव्यवस्था में जहां से सामान भी खरीदा जाए और सामान बेचा भी जाए, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? मुद्रा पूर्ति नियंत्रण नहीं, घाटे में वित्त व्यवस्था नहीं, केवल निर्यात हो, ये भी नहीं, ना निर्यात हो ना आयात हो, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? ना आयात हो ना निर्यात हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे हम लोग? इसे कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। तो इसका क्या राइट जवाब हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाई देखो, पहला दे रखा है फायान। फायान कब आया था भारत भ्रमण पर? तो 399 से 414 ईस्वी तक रहा। तो 399 से 414 ईस्वी तक रहा। आगे देखिए, हैनसांग हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के काल में आया था 629 से 645, ये भी बात सही है। इत सिंह कब आया था? 679 से 695 के बीच, ये भी बात सही है। अल-मसूदी 957 नहीं, ये गलत है। ये कब आया था? अल-मसूदी आया था 915 में, 915 से 917 के पास। इतनी बात हम लोग समझ गए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये कब आया था? 915 से 917 के बीच में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? भाई ये तो सभी को क्वेश्चन पता होगा। अष्टाध्यायी के कौन है? पाणिनीय संस्कृत भाषा का व्याकरण है अष्टाध्यायी। इस किसने लिखा है? पतंजलि ने। आगे देख ले, गौतम ने क्या लिखा है? गौतम, कपिल के द्वारा क्या लिखा गया? पतंजलि के द्वारा क्या लिखा है? न्याय दर्शन, गौतम के द्वारा क्या लिखा गया? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसके द्वारा? गौतम के द्वारा। कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन लिखा गया। क्या? सांख्य दर्शन लिखा गया। पतंजलि के द्वारा क्या लिखा गया? योग सूत्र, महाभाष्य, योग सूत्र लिखा गया। ठीक, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन।
सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? ये भी सभी को पता होगा। कौन सी है? मनुस्मृति है भाई। इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये सबसे प्राचीन प्राचीन व प्रामाणिक मानी जाती है, प्रामाणिक मानी जाती है। इसमें क्या है? मानव धर्म शास्त्र है ये। इसका दूसरा नाम क्या है? मानव धर्म शास्त्र, धर्म शास्त्र। ठीक है। ये जो किताब है मनुस्मृति, इसमें हिंदू धर्म के कानून और सामाजिक नियमों का संकलन है। सामाजिक नियमों का संकलन है। इतनी बात हम लोग समझ गए। ये कब लिखा गया था मनुस्मृति? लगभग दूसरी शताब्दी में लिखा गया, दूसरी सदी में। इतनी बात हम लोग समझ गए। तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित खेल और उसके जन्मदाता देश कौन सा जोड़ा गलत है? आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो पहला दे रखा है शतरंज। तो शतरंज का जन्मदाता कौन है? भारत। ये बात बिल्कुल सही है। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड। ये भी बात सही है। ब्लिट्जर का कौन सा है? फ्रांस है जन्मदाता। ये भी सही है। बेसबॉल, इसका चीन नहीं है, इसका अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। बेसबॉल किससे संबंधित है? अमेरिका इसका जन्मदाता है। कबड्डी भारत। ये भी सही है। पोलो भारत। ये भी सही है। स्नूकर भारत। ये भी सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधोलिखित दिवसों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है भाई? समझिए। पहला क्या है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस। अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है भाई? ये अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस, इसे रुकिए आगे देख लीजिए। अब विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। तो अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाएगा? 3 मई को। कब मनाया जाएगा? 3 मई को। ठीक है। इतनी बात हम लोग समझ गए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? पहले का A B C D E F और G H। इसका 7, G का H का नहीं सॉरी क्या हो जाएगा? G का हो जाएगा 8, G का हो जाएगा 8, G का 8 हो जाएगा और H का 7 हो जाएगा। हाँ, 1 का 2 हो जाएगा, V का 1 हो जाएगा, C का 4 हो जाएगा, D का 3 हो जाएगा, E का 6 हो जाएगा, E का 6 और E के बाद I का 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधोलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सरस्वती सम्मान, सरस्वती पुरस्कार किससे संबंधित? साहित्य, बिरला फाउंडेशन करता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान से, ये भी संबंधित है। वॉरलॉग पुरस्कार कृषि से, ये भी सही है। मूर्ति देवी पुरस्कार संगीत से, मूर्ति देवी पुरस्कार ये किससे संबंधित है? ये गलत है, संगीत से नहीं है। किससे? साहित्य से संबंधित। किससे? साहित्य से। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित, ये भी सही है। पुलित्जर पत्रकार पुरस्कार पत्रकारिता से, ये भी सही। ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे? पर्यावरण से संबंधित। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा से। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान से, ये भी सही है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म से, ये भी सही है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? मूर्ति देवी। मूर्ति देवी पुरस्कार किससे संबंधित है भाई? मूर्ति देवी पुरस्कार संबंधित है हमारा साहित्य से। तो डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन सी पाई जाती है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78%। अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? तो 21%। कितनी पाई जाती है? 21% पाई जाती है। इसके बाद कौन सी? ऑर्गन। ऑर्गन कितनी पाई जाती है? 0.93%। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? 0.03%। और वायुमंडल में क्या? हीलियम पाई जाती है। हीलियम हुई, आर्गन हुई गई, नियोन हुई, जलवाष्प हुआ, और कई गैसें पाई जाती है, लेकिन इसमें रेडोन गैस नहीं पाई जाती है। जब भूकंप आता है रेडोन गैस तब निकलती है, तो इसमें कौन सी नहीं पाई जाती? रेडोन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉप्सन किसे मापने की इकाई है? डॉप्सन किसे मापने की इकाई है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि डॉप्सन किसे मापने की इकाई है। डॉप्सन किसे मापने की इकाई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पायरोमीटर किसे किसे मापता है? पायरोमीटर किसे मापता है? इतनी बात समझिए। पायरोमीटर पायरोमीटर मापता है उच्च ताप को। उच्च ताप को। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। पारसेक एवं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसकी? पूछ रहा है लाइट ईयर इकाई किसकी है? तो ये इकाई किसकी है? दूरी के, दूरी को मापने की। किसकी है भाई? दूरी को मापने की। दूरी को। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी आंसर। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। आई होप, आशा करता हूं आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। इसी प्रकार आप लोग निरंतर सीरीज से जुड़े रहें तो आप लोगों को नंबर बहुत अच्छे आएंगे। धन्यवाद।